चलो लास्ट लेक्चर में हमने लोरेंट्ज फोर्स फॉर्मूला देखा था। क्या था फॉर्मूला? Fm इज इक्वल टू ई प्लस क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। लोरेंट्ज फोर्स फॉर्मूला फिर से एक बार यहां लिख देता हूं। F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। मतलब ये दोनों फील्ड प्रेजेंट है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो ऐसे केस में मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई एंड मैग्नेटिक फोर्स की बात करें पर्टिकुलरली तो Fm इज इक्वल टू क्या होगा? Q V क्रॉस B। इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उसके बाद हमने देखा था फोर्स एक्ट ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर और उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। Fm इज इक्वल टू I L क्रॉस B। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। आज हम ये वाले फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम मानेंगे कि भाई लेट कंसीडर द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? मैग्नेटिक फील्ड। मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं। कौन सा सिंबल है भाई? क्रॉस। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी? कौन सी होगी? सॉरी, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है उसको परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड को हम यहां शो कर देते हैं बी से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड लाइन अंदर जाती हुई कैसी होगी? पैरेलल लाइंस। और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है। मान के चलो उस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू कितना है भाई? Q है। तो एक Q चार्ज पार्टिकल इसमें v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है भाई? मोशन कर रहा है। चार्ज का वैल्यू कितना है भाई? Q। क्लियर हुआ? तो लेट कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, a charge particle moving perpendicular to charge particle Q moving perpendicular to magnetic field with velocity v। मतलब देखो भाई पुरानी जो थियरी थी ना उसको ही हम कंबाइन करके एक नया टॉपिक बनाने वाले। भाई हमने कंसीडर कर लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन कौन सी है? प्लेन को परपेंडिकुलर इनवर्ड। उसमें एक चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ? विथ वेलोसिटी v। विथ वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, मतलब चार्ज का वैल्यू Q है। चार्ज कितना है? Q है। v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में और वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में। देखो बोर्ड के ऊपर। तो ऐसे केस में जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड लगेगा। देखो दिस इज द v क्रॉस b, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज द Fm। क्लियर हुआ? तो यहां लिख सकते हैं सो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन a charge particle is कितना होगा? Fm इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा एंड वी नो द थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलरली एंटर हुआ है तो साइन 90 लिख देते हैं। रीजन यहां लिख दो, थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री।
क्यों भाई, स्टार्टिंग में ही बोला है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर एंटर पर, तो बी एंड वी के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, दैट्स व्हाई क्यू वी बी साइन 90। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला था, ऐसा हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं फिर से। क्या था फॉर्मूला, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और इसमें भी मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ एम इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 क्यों, क्योंकि थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, बोला है चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मूव करना मतलब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई 90 डिग्री। सो मैग्नीट्यूड कितना बना, क्यू वी बी बना। बट यहां देखो, जब मैंने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया था तब एक चीज बताई थी भाई V क्रॉस B उसकी डायरेक्शन में FM होगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V एंड B से फॉर्म हो रहा प्लेन बनाना पड़ेगा, प्लेन को परपेंडिकुलर हमारा फोर्स बनेगा, और उसके लिए राइट एंड थंब रूल यूज करेंगे। तो V टू B हम क्या करेंगे, फिंगर रोल करेंगे। यहां हम देखो V इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो V क्रॉस B सॉरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सो V क्रॉस B थंब कहां गया, अपवर्ड, तो यहां मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। दूसरी चीज, एक और चीज मैंने बताई थी, हियर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ना वो V एंड B से फॉर्म हो रहे प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर होगा, एंड मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होगा। एंड हमें पता है जब भी मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, अगेन एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेलोसिटी। और याद करो स्टैंडर्ड 11 में एक चीज मैंने बताई थी, जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो एक ही मोशन पॉसिबल है, दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद आया, 11th का कंसेप्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था ये वाली चीज हम 12th में यूज करेंगे। तो याद रखना, हियर FM परपेंडिकुलर टू V है, सो particle is performing uniform circular motion, that's called the short में हम UCM बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल हमारा परफॉर्म करेगा। अच्छा, अगेन क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, motion of the particle on circular path with constant speed, that's called the uniform circular motion। यहां आप लॉजिकली सोचो, आपकी V की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि V इस डायरेक्शन में है और फोर्स परपेंडिकुलर है। हमने बताया था वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो उसकी क्या सिर्फ चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, और अल्टीमेटली हमारा यहाँ जो पार्टिकल का पाथ है वो कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा, और कुछ इस तरीके से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा। क्लियर हुआ, बाद में पार्टिकल यहां पहुंचेगा, यहां इस तरीके से आएगा, बट ऑलवेज जब हम देखें तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कहां होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। मान के चलो सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, r, तो हमने यहां लिख दिया पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r रेडियस के सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। एक फॉर्मूला है जो रिलेशनशिप देता है किसके बीच की, फोर्स, सर्कुलर पाथ की रेडियस और वेलोसिटी की। वो कोई फोर्स का टाइप नहीं है, वहां कोई फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और यहां टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहां बोल सकते हैं हियर मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां लिख सकते हैं हियर
मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो स्टूडेंट 11th में नहीं थे उनके लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, याद रखना जब भी वेलोसिटी एंड फोर्स परपेंडिकुलर हो तब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होते हैं। और कोई भी केस में यहां हम देखें हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बोलता है कि भाई वेलोसिटी एंड फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। ऑलवेज परपेंडिकुलर आया मतलब मस्ट बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होगी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगता है एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। बट वहां कोई फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाए। यहां टुवर्ड्स द सेंटर एक ही फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे हम बात करें, मान के चलो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसको मैंने स्टोन के साथ टाई किया और ऐसे स्टोन को घुमा रहा हूं, तो स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है। और स्टोन को घूमने के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन फोर्स डेवलप इन द स्ट्रिंग। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसे केस में मून को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ओके, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो ऐसे केस में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सिमिलरली यहां मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लिख सकते हैं एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू क्या बनेगा? मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स is the relationship of the force with the speed and radius of the circular path। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास है QVB, दोनों साइड से VV स्वाहा, तो R इज इक्वल टू क्या बना? mv/QB। सो सर्कुलर पाथ की रेडियस का फॉर्मूला आ गया। जब भी चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ एंटर होगा तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी? mv/QB होगी। बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके चलो, अब इसमें आपको पूछ सकते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? रोटेशन की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा? एक राउंड खत्म करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। उसका इनवर्स करें तो क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो यहां लिख सकते हैं हियर स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान के चलो मैं टाइम ले रहा हूं, टाइम पीरियड जितना, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? एक रोटेशन जितना, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है? सरकमफरेंस जितना, मतलब 2πr। यहां चिपका देते हैं 2πr। सो v इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2πr/v। बट r की जगह क्या लिख सकते हैं? mv/QB। ऊपर नीचे से vv कट, तो टाइम पीरियड कितना बना? 2πm/QB। तो इतना एक रोटेशन खत्म करने के लिए टाइम लगेगा। एंड वी नो द टाइम पीरियड का इनवर्स क्या देता है? फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा? इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, दैट इज द QB/2πm। अब जब रोटेशन हो रहा है तब एक और टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या तो एंगुलर स्पीड। याद आ रहा है क्या होता है? 2πf। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πf। तो 2π सामने गया, 2πf हो गया, तो क्या बनेगा? ओमेगा इज इक्वल टू QB/m। तो इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या तो एंगुलर स्पीड होगी। ये भी हो गया। तो इतनी रिलेशनशिप हमें मिल सकती है। क्लियर हुआ? यहां तक का समझ में आया? ओके, तो टॉपिक का हेडिंग हम दे सकते हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? शिव के डाउट है बेटा? बोल, 6 डाउट तू बाजू में पूछ तो।
2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो भी सेम फॉर्मूला। क्लियर हो गया यहां तक का? बट इस बार हमने जो चार्ज पार्टिकल एंटर करवाया था वो कैसे एंटर करवाया था? मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर। ऑलवेज ऐसा हो तो जरूरी नहीं है, तो मान के चलो कि भाई हम चार्ज पार्टिकल को सर्टेन एंगल पर एंटर करवा रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो कर देता हूं। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसमें एक चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर एंटर करवाए, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया है चार्ज पार्टिकल ने? थीटा एंगल पर एंटर हुआ है। चेक करो वेलोसिटी कितनी है भाई? वो तो v है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है? b है। तो सेम डिस्क्रिप्शन लिख देते, लेट अ चार्ज पार्टिकल q enter in uniform magnetic field B at angle थीटा। कितने एंगल पर एंटर हुआ है? थीटा एंगल पर। यहां हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना देते हैं। एक तो होगा अलोंग दी वेलोसिटी, जिसको हम बोल देते हैं v पैरेलल, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसा है? पैरेलल है। एंड दूसरा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोल देते हैं v परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? तो यहां हम बोल सकते हैं हियर कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वेलोसिटी, हियर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसमें अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? v पैरेलल, जिसके साथ एंगल वो cos, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? v cos थीटा। लिख दिया हमने v cos थीटा। एंड कंपोनेंट perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? विच इज v परपेंडिकुलर, जिसके साथ एंगल वो कोस, नहीं है तो साइन, तो ये क्या बनेगा? v साइन थीटा। तो यहां लिख देते हैं v परपेंडिकुलर, दिस इज द v साइन थीटा। क्लियर हुआ? अब मान के चलो v पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ कौन से कंपोनेंट की वजह से लगता है? परपेंडिकुलर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है भाई a क्रॉस b, मतलब क्या लिखते हैं? ए बी साइन थीटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ b परपेंडिकुलर टू a। याद आ रहा है डेफिनेशन? मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की 11th में समझाई थी डिटेल में, डॉट प्रोडक्ट की भी समझाई थी। b साइन थीटा का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ b है, बट किसको परपेंडिकुलर होना चाहिए? a को। तो क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही काम के है, पैरेलल की वजह से कुछ होगा ही नहीं। और मान के चलो पैरेलल भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, v पैरेलल भी इस डायरेक्शन में, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ किसकी वजह से आएगा? परपेंडिकुलर की वजह से। ठीक है? पंखा पहले हाथ जाएगा, बाद में शक्तिमान। चलो, तो भाई सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा? v साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट? v साइन थीटा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलने वाला है? मैग्नेटिक फोर्स। और जब मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब देखो भाई v पैरेलल तो है ही नहीं, तो चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर हुआ? परपेंडिकुलर एंटर हुआ। परपेंडिकुलर एंटर हुआ तो केस कौन सा हो गया? लास्ट वाला। लास्ट वाले केस में रेडियस क्या मिली थी? r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। तो यहां लिख सकते हैं, लिख देते हैं ना वैसे, v साइन थीटा एंड v कोस थीटा। तो यहां लिख सकते हैं हियर we get magnetic force on a charge due to only v
परपेंडिकुलर, उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। तो अब लास्ट में जैसे आपने बोला था भाई रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो वो फिर से लिखना है तो लिख सकते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू कितना आएगा, Q, V की जगह V परपेंडिकुलर, B आएगा साइन 90 होगा, ये तो हमें पता ही है लास्ट वाला केस, ठीक है। एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वी नो द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, बट परपेंडिकुलर ही आएगा ना, ठीक है। एंड Fm क्या आएगा, Q, V परपेंडिकुलर, B हो गया साइन 91। तो अगेन R का फॉर्मूला क्या बनेगा, mv परपेंडिकुलर अपॉन QB। सो फाइनली फॉर्मूला बनेगा mv साइन थीटा अपॉन QB। लास्ट वाला ही फॉर्मूला है, थीटा पुट करो 90 हो जाएगा आपका काम। ये वाला थीटा है, 90 पुट करो हो जाएगा आपका काम। साइन 90 इज इक्वल टू 1 आ गया। अगेन लास्ट वाला ही केस mv अपॉन QB। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ टाइम पीरियड वगैरह सेम टू सेम हम फिर से फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड लास्ट में क्या इक्वेशन मिला था, 2 पाई m अपॉन, डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहा हूं ना, 2 पाई m अपॉन QB। तो लिखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। हियर टाइम पीरियड is 2 pi m upon QB, frequency QB upon 2 pi m and angular frequency QB upon m। मतलब जो लास्ट टाइम में फॉर्मूला मिले ना वही हमें यहां मिलेगा। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या मिला, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या मिला, F इज इक्वल टू QB अपॉन 2 pi m एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या मिला, QB अपॉन m। क्यों भाई, क्योंकि उसमें वेलोसिटी थी ही नहीं। मतलब चार्ज पार्टिकल कोई एंगल पर एंटर हो या रैंडम तरीके से एंटर हो, उससे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड इज ओनली डिपेंड ऑन द मास, चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, तीन फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप कम वेलोसिटी के साथ भेजो, लार्ज वेलोसिटी के साथ भेजो, हर एक केस में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा, सेम ही रहने वाला है। क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई आपको कई बार पूछते हैं एमसीक्यू में, भाई टाइम पीरियड इतना, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसकी स्पीड डबल करे तो टाइम पीरियड हाफ होगा, डबल होगा, डज नॉट चेंज, हमें नहीं पता। तो क्या आएगा, डज नॉट चेंज। क्यों भाई, स्पीड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर हो गया यहां तक का? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने। दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपको बोल दिया गया भाई एक चार्ज पार्टिकल है, मतलब प्रोटॉन है, एंड अल्फा पार्टिकल को सेम वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का रेशियो पूछेंगे। तो क्या आएगा, प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E, मतलब क्या आएगा, m अपॉन E, यही फैक्टर आएगा ना। 2 पाई अपॉन B तो सेम है। एक किसके लिए हुआ, प्रोटॉन के लिए। अब किसके लिए बात करेंगे, अल्फा के लिए। अल्फा का मास कितना होता है, 4 टाइम होता है, और चार्ज कितना होता है, 2 टाइम ही होता है। mm E कट तो 1/2 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, मतलब बेसिक है खुद, बट लॉजिक पता होना चाहिए। बट यही फॉर्मूला से सारी चीजें होगी। क्लियर यहां तक का? अब ध्यान देना, यहां हमने इमेजिन किया था कि V पैरेलल नहीं है, बट V पैरेलल तो है, मतलब V पैरेलल है। जब नहीं था तो चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, V क्रॉस B, थंब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेंटर ये बनेगा,
तो इसको सेंटर कंसीडर करके आप पाथ बनाओ तो ऐसा सर्कुलर पाथ रहेगा। अब मैं साथ में आगे भी चल रहा हूं क्योंकि V पैरेलल है, V पैरेलल है जो जिसके ऊपर कोई इफेक्ट होगी ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसकी वजह से तो आने ही नहीं वाला। तो ए वाले डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा? जीरो होगा। मतलब वेलोसिटी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जीरो, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी रहेगी? v cos थीटा। मतलब वो तो ऑलवेज रहेगी, बट सर्कुलर मोशन भी होगी। अब देखो सर्कुलर मोशन चल रही है, साथ में मैं आगे भी चल रहा हूं। कैसा पाथ दिख रहा है? ऐसा दिखा स्पाइरल जैसा? समझ में आया? जिसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। तो यहां हम चार्ज पार्टिकल का हेलिकल पाथ शो कर देते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाँ, स्टॉप रेकॉर्डिंग कर दो। ओके, ऑटो फोकस चालू है। થઈ ગયું મેન્યુઅલ ફોકસ। હવે फोकस। ओके चलो भाई, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? तो अब हम साथ में कौन सी अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड भी मोशन को कंसीडर करते हैं। तो ध्यान देना, हियर V पैरेलल रिमेन unchanged, so when we combine both motion, मतलब सर्कुलर मोशन एंड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मोशन कंबाइन करें तो हमें पाथ कैसा मिलेगा? हेलिकल मिलेगा। वी कंबाइन द बोथ मोशन, वी गेट हेलिकल पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का कैसा पाथ मिलेगा? हेलिकल पाथ मिलेगा। अब हेलिकल पाथ, उसमें देखो यहां से जर्नी स्टार्ट हुई, मान के चलो। अब एक देखो ऐसे था ना, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, साथ में आगे भी बढ़ रहा है। तो देखो ये टिप को एज अ पार्टिकल कंसीडर करना। सर्कुलर मोशन करते करते आगे भी बढ़ा, देखो फिर से यहां आ गया। तो उसने अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड मोशन किया ना कुछ, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? पिच। तो पिच हमें फाइंड करना है। तो पहले तो पिच की डेफिनेशन लिख देते हैं। हियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय चार्ज पार्टिकल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। भाई चार्ज पार्टिकल ने अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जो मोशन किया उसको पिच बोलेंगे? यस और नो? नो, क्योंकि मोशन तो बहुत सारी आगे भी हो रही है। बट कब? जब एक सर्कुलर पाथ खत्म होगा तब। एक सर्कुलर पाथ खत्म होने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो यहां बोल सकते हैं हियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द चार्ज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड फॉर टी टाइम कॉल्ड पिच। क्या बोलेंगे? पिच। और पिच का हमें वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ध्यान देना। तो P इज इक्वल टू P, दैट इज द डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लेंगे? टाइम पीरियड जितना। स्पीड कितना लेंगे? v cos थीटा या v sin थीटा? v cos थीटा। अलोंग दी मोशन के लिए बात चल रही है। तो v पैरेलल टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है? 2 पाई m अपॉन QB। v पैरेलल कितना है? v cos थीटा। इतना पिच आएगा। क्लियर हो गया? तो इस फॉर्मूला के थ्रू हमें पिच भी मिल जाएगा। तो व्हेन व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड ओके एट सम एंगल, तो उसके लिए ये वाला आपका टॉपिक रहेगा। चार्ज एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट सम एंगल। तो ये हमारा हेडिंग भी हो गया साथ में।
तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां होता है खत्म। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा। क्या है एक्स्ट्रा? ठीक है, आ बाजू छो बोर्ड। अब ध्यान देना, पुराने टेक्स्ट बुक जिन लोगों के पास होगी उनके बुक में कुछ टॉपिक है, दैट इज द टॉपिक्स ऑफ द क्रॉस फील्ड्स। क्रॉस फील्ड्स मतलब दोनों टाइप के फील्ड प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस फील्ड। और दोनों फील्ड कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो उसमें एक टॉपिक क्विकली देख लेते हैं, दैट इज द साइक्लोट्रॉन। जस्ट हम ऊपर से ही समझने वाले हैं, तो देन आफ्टर आपको रीड करना है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। ठीक है, खास तौर पर साइक्लोट्रॉन कॉम्पिटिटिव के लिए काम का है, क्योंकि जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है ना उसके बेसिस पर ही पूरा टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन में होता क्या है कि भाई दो डीज होती है। क्या होती है? डीज, सर्कुलर डीज होगी। अब पहले तो सर्कल बनाना पड़ेगा। दिस इज द सर्कुलर डीज। पीड़ा जी, चलो तो सर्कुलर क्या है? डीज है। अब ध्यान देना, यहां हम एसी सोर्स लगाते हैं। क्या? एसी सोर्स। अब एसी सोर्स का काम क्या है वो अभी समझ लेते हैं। मान के चलो, मतलब ए पार्ट में है ना, यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मतलब दो डीज के बीच में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और जो बाकी का रीजन है ना उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से चार्ज पार्टिकल, मान के चलो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले रहे, यहां हमारा सेंटर पॉइंट पर अभी कौन सा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो कुछ देर के लिए डिस्क का ए पार्ट कैसा बनेगा? पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो वो वेलोसिटी गेन, क्योंकि एक्सेलरेटिंग मोशन होगी, फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स लगेगा तो चार्ज क्या करेगा? कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। और जैसे ही वेलोसिटी गेन करके मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचा तो अब उसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पाथ कैसा होगा? सर्कुलर हो जाएगा ऐसे। अब जैसे ही वो बिटवीन टू डीज पहुंचता है ना, तो पोलैरिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। मतलब ये जो पॉजिटिव है वो कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं शिव, ये वाले कौन सा बन जाएगा? नेगेटिव। ये वाला कौन सा बन जाएगा? पॉजिटिव। अब फिर से देखो, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेटिंग मोशन स्पीड और इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, अभी हमने पढ़ा था आर इज इक्वल टू क्या होता है? mv अपॉन क्यूबी। जितनी स्पीड ज्यादा उतनी सर्कुलर पाथ की रेडियस ज्यादा। तो लार्ज सर्कुलर पाथ में वो क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। फिर से बीच में पहुंचा, जैसे ही पहुंचा तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये वाला क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। मतलब फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ गया। दैट्स व्हाई हमने बोला एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का काम क्या है? पोलैरिटी कंटिन्यूअसली सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद क्या होते रहे ना? चेंज होते रहे। तो अब देखो, फिर से नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, हाई स्पीड के साथ जाएगा, और इस तरीके से हमें स्पाइरल शेप में इस चार्ज पार्टिकल का क्या मिलेगा? पाथ मिलेगा। मान के चलो वो डिस्क के एंडिंग में पहुंचा। डिस्क के एंडिंग में पहुंचा ना, तो एक डेविएटेड मैग्नेटिक फील्ड होगा। डेविएशन करेगा वो चार्ज को, और वो चार्ज पार्टिकल को डिस्क के बाहर निकाल देगा, साइक्लोट्रॉन के बाहर निकाल देगा। और हाई स्पीड वाला ये जो चार्ज पार्टिकल है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको टकराना है, मतलब कोलाइड करवाना है, तो इसका यूज कर सकते हैं। मतलब हुआ क्या? हर एक केस में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्पीड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल किसी मैटर के ऊपर हम क्या करवा सकते हैं? बॉम्बार्ड करवा सकते हैं। और मटेरियल का जब स्टडी करना हो तब इस साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं।
क्लियर हुआ? तो यहां देखो सर्कुलर मोशन ही हो रही है चार्ज पार्टिकल की, तो यहां हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, देखो तो 1/2 m, मैं यहां v को सब्जेक्ट बनाऊं तो r क्यूबी डिवाइडेड बाय क्या होगा, m होगा। r को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ डीज, क्योंकि साइक्लोट्रॉन है उसकी रेडियस तो फिक्स है ना, तो मैक्सिमम वहां तक ही जाने वाला है, तो हम रेडियस हमारी फिक्स है, तो वो कितनी स्पीड जब मैक्सिमम रेडियस अचीव करेगा तब मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वो मिल जाएगी। और v की वैल्यू यहां पुट करें तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, एम स्क्वायर, mm कट। तो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल इन द साइक्लोट्रॉन ऑफ द रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। किसकी होगी काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल की। क्लियर हुआ? मोमेंटम का पूछे तो मास इंटू वेलोसिटी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो r क्यूबी, r फिक्स है, q फिक्स है, b भी कैसा है, फिक्स है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल जो मोमेंटम गेन करेगा वो वेलोसिटी से कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस चार्ज एंड b के ऊपर। वैसे वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी ही डिसाइड होती है ना डिस से, इसलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इतनी हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। हर एक केस में टाइम पीरियड सेम ही होगा, रोटेशन का टाइम पीरियड कैसा होगा, सेम ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोले तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यूबी अपॉन 2πm, क्या होगा, क्यूबी अपॉन 2πm, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था वही। तो ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, तो फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, लॉजिकली सोचो, इसने हाफ सर्कल खत्म किया जैसे ही, तो आपकी पोलैरिटी भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। जैसे ही बाकी का सर्कल खत्म किया तो फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ गई। मतलब जितनी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी उतनी ही फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए, एसी सोर्स की। दैट्स व्हाई इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, एफ से भी इंडिकेट करते हैं, या तो एफ सी से। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी एंड साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक का? तो दिस इज द साइक्लोट्रॉन, बाकी कुछ है नहीं। अब दिक्कत क्या है कि भाई जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड पे ट्रैवल करेगा तो अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रिलेटिविटी मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमने स्टैंडर्ड 11 में फर्स्ट चैप्टर में एक इक्वेशन देखा था, बच्चे से गलती हुई थी और वो इक्वेशन को करेक्ट करना था, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन करेक्शन के साथ सी स्क्वायर, और उसका यहां रूट किया था, ये वाला इक्वेशन था। सो दिस इज द रेस्ट मास, मतलब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तब, और जब मूव कर रहा है तब का मास। जब मूव करेगा तो यह डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चार्ज पार्टिकल का मास जैसे ही इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की, चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ड्रॉप होगी। मास इंक्रीज डिक्रीज होगा ना, मास इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी सॉरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मास डिक्रीज, सॉरी मास इंक्रीज हुआ ना, हाँ सॉरी मास इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुई तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज तो उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए ना, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज की तो फ्रीक्वेंसी हम फिक्स कर दे। तो ऐसे केस में क्या है कि भाई चार्ज पार्टिकल बीच में आएगा और गलती से यहां पॉजिटिव ही बनेगा तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, रिटार्डिंग मोशन हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा। तो हुआ क्या, जैसे जैसे आपके चार्ज पार्टिकल के रोटेट होने की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो ऐसे केस में अप्लाइड एसी वोल्टेज की भी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए दोनों फ्रीक्वेंसी। एंड दैट्स व्हाई ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं सिंक्रोट्रॉन। क्या बोलते हैं, सिंक्रोट्रॉन। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था ये वाला सिंक्रोट्रॉन। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फाइनली साइक्लोट्रॉन यहां होता है खत्म। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भाई रेडियस दे देंगे डीज की, चार्ज पार्टिकल का नाम दे देंगे और वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इफ मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो हमारे पास फॉर्मूला k इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो इससे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और क्वेश्चन हो सकता है कि भाई चार्ज पार्टिकल कौन से फील्ड के थ्रू एनर्जी गेन करता है,
चार्ज पार्टिकल कौन से फील्ड के थ्रू एनर्जी गेन करता है? तो याद रखना, चार्ज पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एनर्जी गेन नहीं करेगा। उसका सिंपल रीजन है, लास्ट केस देखो, हेलिकल पाथ था तो ए डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा था, और इसमें भी वेलोसिटी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो रिमेन कांस्टेंट ना, सिर्फ वेलोसिटी की क्या चेंज हो रही थी? डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो इसका भी मैग्नीट्यूड फिक्स, इसका भी मैग्नीट्यूड फिक्स, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा रहता है? फिक्स रहता है। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी चार्ज पार्टिकल एनर्जी गेन नहीं कर सकता। तो आपको कोई पूछे कि भाई कौन से फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल एनर्जी गेन करता है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, और ऑप्शन डी हमें नहीं पता। तो आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल गेट एनर्जी ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही चार्ज पार्टिकल एनर्जी गेन कर सकता है। तो जब चार्ज पार्टिकल बीच में आ रहा है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, देन कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ घूमेगा, फिर से क्या होगा? एनर्जी गेन करेगा, और हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ घूमेगा, बट रिमेन कांस्टेंट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। फिर से जब बीच में आएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। तो बिटवीन द टू डीज चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी गेन करता है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। कई बार पूछते हैं, चार्ज पार्टिकल मूविंग दिस वेलोसिटी आफ्टर वन रिवॉल्यूशन, हाउ मच चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं होता। क्लियर हो गया यहां तक का? समझ में आया या ऊपर से गया? ओके। तो एक क्रॉस फील्ड का ए टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। शिव भाई, साइक्लोट्रॉन, ओके। और एक टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या है? वेलोसिटी सिलेक्टर। ओल्ड टेक्स्ट बुक कितने लोगों के पास है? अच्छा, वही टॉपिक है ना साइक्लोट्रॉन के बाद? अच्छा, मतलब क्रॉस फील्ड के टोटल टॉपिक कितने हैं? तो उसमें एक तो खत्म हो गया साइक्लोट्रॉन। अब दूसरा टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्रॉस फील्ड का ही अगेन ये टॉपिक है। दोनों फील्ड प्रेजेंट हो गए और चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो क्या क्या हो सकता है? पहली चीज, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज लगता है। रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज लगता है। तो उसको तो हम कैंसल आउट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, और लगता है तो मान के चलो म्यूचुअली दोनों फोर्स अपोजिट हुए, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, तो नेट फोर्स कैसा हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। तो बहुत सारे सिनारियो क्रिएट हो सकते हैं, बट हमें वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए नेट फोर्स कैसा बनाना है? जीरो। तो भाई कंसीडर करते हैं, लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। म्यूचुअली कैसे है? परपेंडिकुलर। और वेलोसिटी भी कैसी है? परपेंडिकुलर। तो लेट अ चार्ज q moving with in uniform magnetic field B and left field E such that E, V and B are mutually perpendicular. E बोले इलेक्ट्रिक फील्ड, V बोले वेलोसिटी, B बोले मैग्नेटिक फील्ड। तीनों कैसे है भाई? परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ठीक है।
अब देखो नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हमें पता है क्रॉस फील्ड के केस में लोरेंट्ज फोर्स फॉर्मूला काम आएगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई प्लस क्या आएगा, क्यू वी क्रॉस बी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फोर्स को। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। नेट फोर्स होना कैसा चाहिए, जीरो, बट एफ कैसा चाहिए, जीरो चाहिए। उसके लिए वेलोसिटी की चॉइस क्या होनी चाहिए। भाई देखो आपको पूछा क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी की चॉइस क्या होनी चाहिए ताकि नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो इस क्रॉस फील्ड के केस में। तो नेट फोर्स जीरो किया तो क्यू ई इज इक्वल टू क्या बनेगा, सॉरी प्लस क्या बनेगा, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू कॉमन निकालो, जीरो के डिवीजन में ले जाओ तो स्वाहा। और दूसरी चीज ई को यहां रखा, बाकी का वी क्रॉस बी सामने गया तो माइनस वी क्रॉस बी हो गया। एंड माइनस वी क्रॉस बी मतलब क्या हो जाएगा, बी क्रॉस वी हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशनशिप बना। हमें अगेन चाहिए क्या, वेलोसिटी। तीनों म्यूचुअली कैसे है, परपेंडिकुलर। सो मैग्नीट्यूड की बात करें, E इज इक्वल टू क्या होगा, किसकी बीवी, साइन थीटा। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री बोला ना, स्टार्टिंग में बोला है तीनों परपेंडिकुलर है, वी एंड बी परपेंडिकुलर हो गए। साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो E इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, E बाई बी, E बाई बी। दिस इज द वेलोसिटी। तो आप E बाई बी वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाओ तो नेट फोर्स कैसा होगा, जीरो होगा। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चार्ज पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। क्लियर हुआ। बट वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, तो लॉजिकली सोचना, मैं यहां आई ले रहा हूं, E की डायरेक्शन आई, तो B की डायरेक्शन J, तो V की डायरेक्शन मस्ट बी कौन सी होगी, K होनी चाहिए, क्योंकि J क्रॉस K क्या होता है, I होता है। तो K लाने के लिए दोनों का कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, I क्रॉस J या J क्रॉस I। भाई K मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन लाने के लिए मुझे I क्रॉस J करना चाहिए या J क्रॉस I। I क्रॉस J, I किसकी डायरेक्शन है, E की डायरेक्शन, और J किसकी डायरेक्शन है, B की डायरेक्शन। मतलब E क्रॉस B की डायरेक्शन लाऊं, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो वो किसकी डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। तो हमें इफ वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में शो करना हो, V इज इक्वल टू क्या आएगा, E बाई बी। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब किसकी जरूरत है, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन मतलब क्या होगा, E क्रॉस B का डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, यूनिट वेक्टर। तो दिस इज द न्यू वेक्टर E क्रॉस B, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, E B साइन साइन 91 हो गया, E E स्वाहा। तो वेलोसिटी वेक्टर E क्रॉस B बाय क्या होगा, B स्क्वायर। तो मतलब याद रखना, वेलोसिटी की चॉइस कौन सी होनी चाहिए, E क्रॉस B की डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए। तो भाई मैं यहां ड्रॉ करूं डायग्राम तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से, इसका यूज केस भी समझेंगे। हाँ देखो, दिस इज द E, ये डायरेक्शन में B, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब रोटेशन करते जाओ, E क्रॉस B बोला ना, ठीक है, E क्रॉस B, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हुई। क्लियर। लॉजिकली सोचना है, देखो चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स के लिए V क्रॉस B, देखो थंब इस डायरेक्शन में गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो अपोजिट में गया तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो भाई इस तरीके से आपको याद रखना, E B P सीक्वेंस याद रखोगे तो कम दिक्कतें होगी। क्लियर, ओके। कई बार पूछते हैं आपको भाई वेलोसिटी सिलेक्टर कितना होना चाहिए, तो E बाई बी मैग्नीट्यूड के टर्म में पूछा है। वेक्टर रिलेशन पूछे तो E क्रॉस B बाई बी स्क्वायर।
डायरेक्शन कौन सी होती है? ई क्रॉस बी के अलोंग होती है। दूसरी चीज, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि कहीं चार्ज मेंशन ही नहीं आ रहा है, वो तो जीरो होने वाला है। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वेलोसिटी सिलेक्टर का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता। क्लियर? अब इसका यूज कहां होता है? जे भाई थॉमसन का नाम सुना है? नहीं सुना ना? होता है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड। यहां भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। उसमें क्या है? और यहां एक स्क्रीन लगाई है, सिंटिलेशन स्क्रीन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंटिलेशन स्क्रीन? कि जब उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल बॉम्बार्ड होता है स्क्रीन के ऊपर, तो वहां आपको फ्लैश दिखाई देगी, मतलब थोड़ा सा स्पॉट दिखेगा। आपको पता चलेगा यहां इलेक्ट्रॉन कोलाइड हुआ है। क्लियर? अब देखो, मान के चलो दिस इज अवर कैपेसिटर की दो प्लेट, पैरेलल प्लेट है। क्लियर? कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में है ऋषि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ट डायरेक्शन। एंड ई क्रॉस बी, दिस इज द ई क्रॉस बी, तो थंब इस डायरेक्शन में आया, तो इस डायरेक्शन में मैं क्या करवा रहा हूं भाई? चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा रहा हूं। तो यहां से चार्ज पार्टिकल आ रहा है, अभी तो कोई फील्ड में है ही नहीं ना, तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। जैसे ही वो यहां एंटर हुआ, तो मे पॉसिबल कि भाई आपका ई एंड बी का चॉइस ऐसा नहीं हुआ कि भाई चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो। तो हम क्या कर रहे हैं भाई? देखो, जैसे ही यहां एंटर हुआ ना, तो चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाएगा या तो हल्का सा ऊपर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेरी करके क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, और हमारा ये वाला चॉइस सेट हो गया। जैसे ही ये वाला चॉइस सेट हुआ, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन डायरेक्टली ट्रैवल करेगा, क्योंकि हमने बोला था जब वेलोसिटी सिलेक्टर वाली चॉइस सेट हो गई तो आपका चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और सीधा आगे जाएगा। तो भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो उससे हमें क्या पता चल गया? V पता चल गया। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां एंटर हुआ, तो सिर्फ अब कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसी जर्नी करता है? कैसा पाथ कवर करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ ट्रेक करेगा। तो यहां जैसे ही एंटर हुआ, तो वो सेमी सर्कल फॉर्म करके यहां आएगा। सेमी सर्कल फॉर्मेशन के साथ यहां आया, तो यहां जैसे ही आपको डॉट मिला, तो ये छेदी लाल और ये स्पॉट के बीच में आप क्या करो? डिस्टेंस मेजर कर दो, जिसको हम बोल देते हैं डायमीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर का हाफ। अब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी नोन हो गई, और हमारे पास फॉर्मूला था R इज इक्वल टू क्या होता है? mv अपॉन qb। सो q अपॉन m इज इक्वल टू क्या होगा? q अपॉन m इज इक्वल टू क्या होगा? v बाय rb। v की वैल्यू कितनी है भाई? देखो तो e बाई बी। r की वैल्यू क्या बनी? d बाई टू, और साथ में यहां अगेन आया b, तो e स्क्वायर सॉरी 2 टाइम e बाय डी बी स्क्वायर, ये हमें क्या मिलेगा? Q अपॉन m। और जे थॉमसन ने यही किया था, चार्ज अपॉन मास का रेशो फाइंड किया था फॉर द इलेक्ट्रॉन, ये सेम मेथड के थ्रू। और 11th में आपने वो ट्यूब जैसे एक एक्सपेरिमेंट देखा था, राइट साइड लेफ्ट साइड के पेज के ऊपर बॉटम साइड में डायग्राम था, थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर का था, ठीक है, और उसमें दो प्लेट थी, कलरफुल डायग्राम था, उतना तो याद है। उसमें थोड़ा सा ब्लूइश कलर आता था, ऐसा कुछ याद है। और उसमें क्या थी? दो प्लेट थी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही थी, और साथ में क्या था? मैग्नेट्स थे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बीच में से इलेक्ट्रॉन उन्होंने एंटर करवाया था, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जा रहा था, ऐसा भी बताया होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में सिंटिलेशन स्क्रीन के ऊपर हमें क्या देगा? स्पॉट देगा, उसके थ्रू हम रेडियस मेजर करेंगे, और हम क्या मेजर कर सकते हैं? चार्ज अपॉन मास का रेशियो। क्लियर हुआ? और इसीलिए हमें वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ना पड़े। क्लियर है यहां तक का? बोलो कोई डाउट्स है तो? नो डाउट्स? नहीं है?
હા બોલો શિવ, કોઈ ડાઉટ્સ ને ડિસ્કશન કરે છે ને? તારામાં છે ને મતલબ એક જોરદાર ટેલેન્ટ છે, તને ખબર છે? તું ગમે એની જોડે બેસે ને એની સાથે તું મતલબ ઇન્ટિમેસી ક્રિએટ કરી લે, આત્મીયતા આવી જાય તારામાં. મતલબ કે એની ગમે એવો પર્સન હોય એની સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરી લે. માન લે તાર બાજુમાં ઓરી બી બેસાડી દીધો હોય ને તો બી તું એની સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરી લે. તું અહીંયા બેસતો તો બી તારા ફ્રેન્ડ સર્કલ હતા, હવે ચેન્જ થઈ ગયું તો બી ફ્રેન્ડશિપ તો તાર. માન લે તને રિધમ ની બાજુમાં બેસાડી દીધો ને તો બી તું એની સાથે રોજ વાતમ લાગી જાય. એટલે સારું ટેલેન્ટ છે. તું ક્યાંય હોસ્ટેલમાં ગયો ને તો તને તકલીફ ના પડે ક્યારેય. चलो तो अब न्यूमेरिक सॉल्व करते हैं. पीडीएफ डाउनलोड किए क्या? कहाँ है C04? नहीं है ना? C01 नहीं है. बाय टाइम बोलो, हैंग થઈ ગયું છે? શું લાગે ડાઉનલોડ હશે? તમે બોલો ને લબાડ. LEPH चलो यहाँ ध्यान देना. एग्जाम्पल नंबर 4.1. कुशल तार फेवरेट वस्तु उड़ाड़ दी थी जो. चलो एग्जांपल नंबर 4.1. अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम. जो स्ट्रेट वायर है उसका मास कितना है? 200 ग्राम. तो स्ट्रेट वायर बना देते हैं. मास है इसका 200 ग्राम. लेंथ कितनी है इसकी? 1.5 मीटर. लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर. कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर. इट इज सस्पेंडेड इन अ मिड एयर बाय द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? उसको हवा में लेविटेट करके रखा हुआ है, तैरते हुए रखा है. मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर नीचे लगने वाले मंजित सर mg और ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स दोनों कैसा होगा? सेम होगा. तभी जाके ये वायर लेविटेट कर पाएगा. ठीक है. सो यहां लिख सकते हैं हियर वायर सस्पेंड इन मिड एयर इफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो? ग्रेविटेशनल फोर्स. तभी पॉसिबल. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin 90. क्योंकि यहां बोला है मैग्नेटिक फोर्स हम परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं. इज इक्वल टू mg. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है. mg डिवाइडेड बाय क्या होगा? IL. m कितना है?
200 ग्राम मतलब 0.2 kg, जी की वैल्यू 9.8, आई की वैल्यू 1.5 एंड सॉरी आई की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 1.5। ऋषि કેલ્સી લાવે છે? કેલ્સી લાવે છે? ક્યાં હાચવીને રાખે છે? કોઈ મળે નહીં એવી જગ્યાએ નથી રાખતો ને? હે ક્યાંથી લાવજે? જ્યાં કે સંતાડેલું છે ત્યાંથી લાવજે પાછું। 0. યુનિટ ટેસ્લા જૂલ તો चलो उसके बाद बातें नहीं, उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4.2 फिर से खुशाल तारी फेवरेट वस्तु है ने हाँ काढ़ी नाखी है पण तोय रिधम ने खबर नहीं पाछळ हूँ जोवानी इच्छा है। थोबड़ा ज जोवे छे थोबड़ा जोવાનો બહુ શોખ છે કાગળી જોવે છે ટેક્સ્ટ બુક કોની છે રીધમ એની તું આમ બેસ તમાર બેયનું વેઇટ ઓછું મારી જેમ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ આટલો સ્ટ્રોંગ લાગે નહીં બરોબર અને બીજું આપણે ક્વેશ્ચન બધા અહીં આપી દઈએ છે નહીં તો બી તકલીફ હોય। ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 4.2 if the magnetic field is parallel to the positive y axis मतलब positive y axis vertically upward ले लेते this is the direction of the magnetic field and charged particle is moving along the positive x axis charged particle move हो रहा है positive x axis तो magnetic field कौन सी डायरेक्शन में है y की डायरेक्शन में and velocity x की डायरेक्शन में पॉजिटिव x एक्सिस में चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है which way would the Lorentz force be for an electron and a proton Lorentz force की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है। अब देखो आपको बोला है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है y की डायरेक्शन है तो bj कैप एंड वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है पॉजिटिव x एक्सिस में तो vi कैप ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है -E v क्रॉस b या तो आप अपना रेगुलर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो वही लिखो q fm q की जगह क्या लिखेंगे -E v की जगह vi कैप b की जगह bj k कैप सो EVB साथ में लिख दिया परपेंडिकुलर है EVB साइन 90 I क्रॉस j k कैप एंड माइनस k कैप हो जाएगा ना। सो फोर्स ऑन इले इज अलोंग नेगेटिव z एक्सिस इले का हो गया। अब बात करते हैं फोर पोत्रॉन बोले तो प्रोटॉन ओके प्रोटॉन के लिए अगेन वही फॉर्मूला Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी क्यू वैसे ही छोड़ दिया प्लस ही रखते हैं ना v की जगह वी आई कैप क्रॉस बी जे कैप ईवीबी साथ में लिख दो I क्रॉस जे के। सो फोर्स on proton is along कौन सी एक्सिस भाई पॉजिटिव z एक्सिस क्योंकि k कैप किसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है z एक्सिस का। क्लियर हो गया सोल्व। उसमें वो डायग्राम मामला कुछ लिया है डायग्राम से आप समझोगे आपको समझ में भी आ जाएगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में इजी तरीके से दिया है तो आपको वही रिफर करना चाहिए।
संडे जी शिव संडे जी एग्जाम्पल नंबर 4.3 What is the radius of the path of an electron जिसका मास 9 into 10 raised to minus 31 kg, charge 1.6 10 raised to minus 19 coulomb, moving at a speed 3 into 10 raised to 7 meter per second, magnetic field of 6 into 10 raised to minus 4 Tesla perpendicular to it. Radius of circular path find करना, R is equal to mv upon qb. m कितना दिया है 9 10 raised to minus 31 kg एंड v कितना दिया है 3 10 raised to 7 मीटर पर सेकेंड, चार्ज दिया है 1.6 10 raised to minus 19 कूलम. भाई इलेक्ट्रॉन बोला है चार्ज ना दिया हो पता होना चाहिए. और मैग्नेटिक फील्ड है 6 10 raised to minus 4 टेस्ला. रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है, वो खुद से कर लो, डेटा तो ऊपर लिखा है ना. रेडियस हो गई, अब क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा QB अपॉन 2πm. खुद से कर लो, यूनिट क्या आएगा हर्ष. अब बोला है कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन. ओके, अब दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था ना K इज इक्वल टू Q स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m. दूसरा भी तरीका है हाफ mv स्क्वायर. सिंपल, V तो है ही ना हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. m लाले कितना है 3 10 raised to 9 10 raised to minus 31. V कितना है लाल है 9 10 raised to नहीं 3 है ना, 3 into 10 raised to 7 स्क्वायर 9 9 81 40.5 into 10 raised to minus 31 plus 14 minus 17 जूल हो गया. बाकी अभी किलो इले वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 10 raised to minus 19. तो 1.6 into 10 raised to minus 19 से डिवाइड करो, 40.5 10 raised to minus 17. 1.6 10 raised to minus 19 से डिवाइड किया तो 11 वोल्ट में बना. तो 40.5 into 1.6 सॉरी डिवाइडेड बाय 1.6 20 point 10 raised to 2 11 वोल्ट. भाई किलो तो अभी बना नहीं, तो यहाँ 3 लाना पड़ेगा, तो पॉइंट को आगे ले जाए 2.53 10 raised to 3 11 वोल्ट. શુભમ આટલું બધું કેલ્સી નહીં સાચો કોથળીમાં રાખી. तो भाई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया, न्यूमेरिक खत्म. देखो फर्स्ट भाई रिधम सर्क्युलर કોઇલ ઓફ વાયર કન્સિસ્ટિંગ કંઈક આપેલું છે પણ આ બાકી છે. लास्ट न्यूमेरिक पर તમે फ्री. શું થયું રીધમ?
પૂછું છું એ કરે છે તો ખુશાલ એકલો જ બોલ્યો તું બી 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 બોલતો હતો ને હમણાં તો શું બોલ્યો હતો તો એ બોલતો હતો એ તો सी 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 બોલે તું બોલે નહીં चलो in a chamber uniform magnetic field of 6.5 gauss G for gauss gauss is the unit of the magnetic field which is the 1 gauss is equal to 10 raised to minus 4 Tesla is a maintain an electron is a shot into the field with the speed दिया है normal to the field मतलब perpendicular enter हो रहा है मतलब जो यहाँ हमारा डेटा है वो पुट कर देते हैं डेटा के नाम पर जो कचरा दिया है पहले उसकी बात कर लेते हैं सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B that is the 6.5 gauss Kushal that is the 6.5 10 raised to minus 4 Tesla maintain यूनिफॉर्म एन इलेक्ट्रॉन इज अ शॉट इनटू द फील्ड मतलब चार्ज पार्टिकल कौन है भाई इलेक्ट्रॉन है और दूसरी चीज क्या दिया है भाई मैग्नेटिक फील्ड को वो परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है तो डायरेक्टली V इज इक्वल टू 4.8 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकेंड एंटरिंग एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट तो पाथ क्यों सर्कुलर होता है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी पूरी थियरी पढ़ी है जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी ओके जिसमें v क्रॉस b के हिसाब से जो हमारा फोर्स होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या होगा वेलोसिटी एंड इन दिस केस चार्ज पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट्स व्हाई उसका पाथ कैसा होता है सर्कुलर वो पूरा डिस्क्रिप्शन थियरी में दे दिया है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा बाद में क्या बोला डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट तो यहाँ जो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है r इज इक्वल टू क्या होता है mv अपॉन qb वैल्यू पुट करके आपको खुद से करना है ये वाला ओके मीटर में आंसर लाना उसके बाद क्या बोला है नेक्स्ट में ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था f इज इक्वल टू क्या होता है qb अपॉन 2 पाई m विच इज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी इसमें भी आंसर वैल्यू पुट करके खुद से आपको करना है यूनिट आएगा हर्ट्ज अभी खत्म नहीं हुआ है रुको कल मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा ये चैप्टर टोटली 4 पार्ट में डिवाइडेड है फर्स्ट इज द फोर्स सेकंड वन इज द फील्ड नेक्स्ट इज द कंबाइंड एंड लास्ट इज द इंस्ट्रूमेंट ओके तो उसमें इंस्ट्रूमेंट में एक ही इंस्ट्रूमेंट पढ़ना वैसे 2 या 3 बोल सकते हैं पार्शियली कंबाइन बोल सकते हैं बट एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट आएगा गैल्वेनोमीटर एक आएगा एसी जनरेटर तो नहीं बोल सकते मोटर बोल सकते हैं ठीक है मोटर भी आएगा इलेक्ट्रिक मोटर बट यहाँ टॉर्क के टर्म में है वो थोड़ा सा अलग तो हम एक ही डिवाइस बोलेंगे गैल्वेनोमीटर तो ऑलरेडी हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया कौन सा फोर्स का कल हम बायो सावर्ट्स लॉ से स्टार्ट करेंगे और फील्ड का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा और बाद में खत्म होके कंबाइन हो भी जाएगा चलो अच्छा